Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia Mughni and you're watching me on Fusha Magazine. और मेरे टॉप 5 ड्रामास की लिस्ट तैयार है. इस बार टॉप 5 ड्रामास में थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा था. पिछली बार तो सब इतने इंटरेस्टिंग थे कि समझ नहीं आ रहा था किसको किस पोजीशन में रखूं. लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा था किसको डालूं क्योंकि चॉइसेस बड़ी मुश्किल थी. क्योंकि ड्रामे सारे इस हफ्ते भी जरा स्लो चले हैं. एक दो ड्रामों के बारे में तो मैं बहुत क्लियर करती कि ये टॉप पे और ये बॉटम पे है. बाकियों का मुझे समझ नहीं आ रही थी. लेकिन कुछ नई एंट्रीज हैं, कुछ पुराने पार्टिसिपेंट्स थे जो अब नहीं हैं इस बार. सो अगेन टॉप 5 इस बार इंटरेस्टिंग है आपके लिए. सो यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड. इसके अलावा सवाल जवाब का सेक्शन आप लोगों ने बड़ा पसंद किया. आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो एक्साइटेड. तो मैंने कुछ सवाल चुने हैं आप लोगों के जिनका मैं आगे जवाब दूंगी. इसके अलावा बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायरेक्टर तो होता ही है. तो लेट्स स्टार्ट. नंबर 5 पे हमारे पास है जलन. जलन नया ड्रामा है जिसमें इमाद इरफानी जो कि जिनको बहुत शोहरत मिली चीफ में शायान का रोल किया था उन्होंने. और सब लोग बड़े एक्साइटेड थे कि फाइनली हम इमाद इरफानी को दोबारा टीवी पे देख रहे हैं. तो देयर इज इमाद इरफानी, देयर इज मिनाल खान एंड देयर इज अरीबा. सो कास्ट काफी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉन्ग है. स्टोरी थोड़ी सी घिसी पिटी सी है विच इज के दो बहनें हैं और एक बहन दूसरी बहन से जेलस होती है और क्या हो रहा है. बट जो मुझे अच्छा लगा इस चीज में वो ये है कि अभी ना एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे. अभी पहली दो किस्तों में उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल दिखाया है. लाइक वो बहन है, उसको अपनी बहन से मोहब्बत भी है, वो बहन के साथ कुछ अच्छी चीजें भी करती है. बट कुछ चीजें उसको बहन की देख के जलन भी होती है, यू नो. सो इट्स नॉट अ ड्रामा जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है चीजों को अभी तक. ठीक है, अभी तक. तो इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. और ये कि उसकी जलन जो दिखा रहे हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू दिखा रहे हैं कि उसकी बड़ी बहन जिसकी तो शादी भी नहीं हो रही थी और एकदम से उसका इतना अच्छा रिश्ता आ गया जो बहुत अमीर है, बहुत गुड लुकिंग है और उस पर जान छिड़कता है, यू नो. तो नेचुरली उसको फील हो रहा है. और वो छोटी भी है, छोटे बहन भाई यूजुअली स्पॉइल भी होते हैं. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स इमाद इरफानी लुक्स रियली नाइस. मिनाल खान को देखने में मजा आ रहा है क्योंकि इस बार वो बहुत बोल रही है. यूजुअली वो रोते धोते रोल करती हैं, इस बार उसका ऑपोजिट किया है. तो इस बार जलन की मुझे एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड इट्स ऑन नंबर 5. सवाल जवाब विद फूशिया. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट एंड एंजॉइंग इट. और वो सब लोग जिन्होंने टाइम निकाला और मेरे सवालों का जवाब दिया और मेरे लिए सवाल भेजे, थैंक यू सो सो मच. आई रियली रियली अप्रिशिएट. मुझे बहुत मजा आ रहा था कमेंट्स पढ़ के कि इतना इंटरेक्टिव हमारा सेशन चल रहा था. मैंने कुछ सवाल उठाए जिनके मैं आज जवाब दूंगी. सबसे पहले मैं आपको एक सवाल दे रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए. फिर उसके बाद मैं आपके दो सवालों का जवाब दूंगी. तो मेरा पहला सवाल है, ये डायलॉग किस ड्रामे के हैं? सिफर की जरूरत हर अदद को होती है. कुछ बनने के लिए जिस अदद के साथ लगे उसकी कदर और कीमत कई गुना बढ़ा देता है. ये ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था, हम सबको बहुत पसंद है. तो मुझे बताइए अपने कमेंट्स में कि ये डायलॉग किस ड्रामे के हैं. ओके, इससे पहले कि मैं आपको सवाल नंबर 2 दूं, मैं आपके पहले एक सवाल लूंगी. ओके, पहला सवाल है रिदा सहर का. रिदा सहर का सवाल है कि अगर इस साल आपको ये ड्रामा एलिमिनेट कर सकें तो वो कौन सा ड्रामा होगा? ओके रिदा, अगर मैं एक ड्रामा निकाल सकूं इस साल से तो वो अब तक जो ड्रामे आए हैं उसमें वो होगा कहीं दीप जले. आई वुड नॉट वांट इट टू बी शोन ऑन टीवी. सो यस, कहीं दीप जले इज अ ड्रामा जो मैं निकाल दूं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर्स हेट्रेड टुवर्ड्स ईच अदर? ओके, मुझे नहीं समझ आती कि हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स ऐसे ड्रामे क्यों बना रहे हैं. इतनी नेगेटिविटी. चलो एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, बट कॉन्स्टेंटली आप अगेन एंड अगेन ये दिखा रहे हैं. और अगर वो फोकस नहीं है इस चीज पे, तो जैसे कश्फ में आपने मेंशन किया, उसमें भी एक सिस्टर जेलसी का एंगल है. कोई ऐसा करता नहीं, और अगर ऐसा करता है तो नहीं होना चाहिए. सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट. मेरा ख्याल है ये ड्रामे नहीं बनने चाहिए. बट सैडली ये ड्रामे बन रहे हैं और हम सब देख रहे हैं. सो हम भी इस चीज के ब्लेम में शामिल है कि हम ये ड्रामा क्यों देख रहे हैं. मैंने पहले भी बोला था, ऑडियंसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो ड्रामे इस तरह के कॉन्सेप्ट पे हैं हम उनको क्यों देखते हैं. जब हम नहीं देखेंगे तो ड्रामे नहीं बनेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इसलिए भी वो ड्रामे बन रहे हैं. सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट. मुझे पसंद नहीं है पर्सनली. आई थिंक हमारे पास इतने अच्छे टॉपिक्स और हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको ड्रामों में दिखा सकते हैं. सो रिदा, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस. दूसरा सवाल है मेरे पास हमना अनफल का. हमना अनफल पूछ रही हैं
कि ये दिल मेरा की एंडिंग बहुत बोरिंग थी, अगर आप लिखती तो क्या करती? आपने तो मुझे बहुत मुश्किल सवाल दिया है और बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मुझे भी 100% क्लियर नहीं है एक्चुअली, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं क्या लिखती। मैंने इस पे इतना ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं वाक़ई बैठ के लिखूँ तो वो तो फिर बहुत से एंगल्स देखने पड़ेंगे। कुछ तो मैं एक बिल्कुल जो मेरे दिमाग में इस वक़्त आ रहा है मैं उसका जवाब दूँगी आपको। लेकिन मैं ये भी कहती चलूँ कि मैं ऐसा कभी लिख भी नहीं सकती और कर भी नहीं सकती। ये तो फ़रहत इश्तियाक ने लिखा है। वो इस मुल्क की इतनी बड़ी पाकिस्तान की इतनी बड़ी राइटर है। शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ गिवन पाकिस्तान सो मेनी हिट्स। तो मैं उनके साथ तो मुकाबला ना हो सकता है, ना सोचा जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये मेरी ये ख्वाहिश होती कि ये दिल मेरा की अगर एंडिंग आपने चेंज करनी है, सबसे पहले ये दिखाया जाता कि दोनों ऐना और अमान जो है वो थेरेपी के लिए गए, ठीक है? वो दोनों उनको उनको कोई भी थेरेपिस्ट या जो भी डॉक्टर है वो उनकी जो अंदर की मसले मसाइल है उन पे बात कर रहा है। उन दोनों को ऐना का गुस्सा और ऐना का जो बिट्रेयल का दुख है टुवर्ड्स अमान, उसको आहिस्ता-आहिस्ता नीचे लेकर आता, उससे खत्म करता। एंड आई वुड हैव गॉन फॉर अ हैप्पी एंडिंग। बट मैं ओवर द स्पैन ऑफ मे बी 1 साल या 1.5 साल दिखाती कि 1 साल 1.5 साल में कैसे वो थोड़ा-थोड़ा इंटरैक्शन करते रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा मिलते रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता अमान ने ऐना को कैसे वापस उसका दिल जीत लिया। मे बी ये होता कि जहाँ अमान जिस ऑर्फनेज में वॉलंटियर कर रहा है, वहाँ पे ऐना किसी काम से आती, या ऐना के पास अमान किसी काम से आता जहाँ ऐना उसकी मदद करती और ऐना देखती कि ऐना को फिर रियलाइज होता कि नहीं, ये बंदा मुझे अजीज है। सो ऐना का जो गुस्सा है ना, वो उसको कम कराती मैं किसी तरीके से, और वो उसके लिए अमान का वापस आना उसकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो मैं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करती जिसमें वो दोनों एक दूसरे से, मे बी ऐना को जरूरत होती बिजनेस में हेल्प करने की, कुछ ऐसा मसला हो जाता जिसमें वो अमान उसकी मदद करने आता, तो थोड़ा हम रोमांटिक एंगल भी डाल सकते थे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी डाल सकते थे कि वो गुस्सा दिखा रही है लेकिन अमान लगा हुआ है एंड इवेंचुअली एना फॉरगिव्स हिम। एना अपने दर्द को ओवरकम कर लेती है विद थेरेपी एंड विद टाइम। सो शायद मैं इस किस्म की कुछ एंडिंग देती। um, और मे बी एक चीज और मैं ये करती कि वो दोनों शायद इस जगह से दूर चले गए, क्योंकि वो इस जगह से दूर चले गए हैं। ये मैं डेफिनेटली जरूर करती। एक्चुअली आई फील कोई जगह आपके लिए इतनी दुख की बाइस हो, जहाँ इतनी इतनी मेमोरीज दुख की हो, बहुत ऐना नमान के लिए, मैं उस जगह पे उनको नहीं रखती। मैं उनके लिए एक नया स्टार्ट करती, मे बी पाकिस्तान से बाहर, मे बी पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में। और फिर जब वो दोनों हंसी खुशी एक साथ हो जाते, एक दूसरे को माफ कर देते, या ऐना अमान को माफ कर देती, तो फिर वो वापस दरियाबाद आते और फिर वो एक स्कूल कॉलेज या कुछ भी उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए करते। क्योंकि जब वो उनके जख्म हील हो जाएंगे, जब उनका उनका दुख कम हो जाएगा, तो फिर वो बहुत कुछ कर सकेंगे। सो मैं कुछ इस किस्म की एंडिंग करती। आई होप मैंने सवाल का सही जवाब दिया है। आई होप सो। हमना साकिब पूछ रही हैं, हानिया आमिर का पहला ड्रामा कौन सा था? हानिया आमिर का पहला ड्रामा तितली था और 2017 में हुआ था वो, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बारी। अब मैं आपको सवाल दे रही हूँ, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये है कि यमुना जैदी और सजल अली किस ड्रामे में साथ आई थी? Can you guys tell me? Do you guys know? There was a drama. मुझे खुद भी नहीं पता था. I was like, wow, सजल अली and यमुना जैदी दोनों ने एक साथ काम किया हुआ है. I was so surprised. So tell me the name of the drama. Which one is that? Okay, back to your questions. सनम बलोच, ये है दानिश अदील की तरफ से सवाल। सनम बलोच has done some mind-blowing characters in past like दाम, दास्तान, दुर शहवार. Why is she so underrated and why don't we see her getting bigger projects? I think she's not underrated, Danish. मेरे ख्याल में उनकी पर्सनल लाइफ कुछ चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने ड्रामे करना बंद कर दिए थे कुछ अरसे तक। अभी वो इनकार नहीं खास में आई थी और उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी और खास बहुत ऊपर गया था। सो आई फील इट्स ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको ड्रामे ऑफर नहीं हो रहे। आई थिंक शी इज ऑल्सो टेकन अ बैक स्टेप फ्रॉम एक्टिंग। उनकी पर्सनल लाइफ भी चल रही थी, कुछ उनके साथ जो भी हो रहा था या जो भी उनकी कमिटमेंट्स थी। तो समटाइम्स एक्टर्स डू टेक अ ब्रेक। जैसे सबा कमर को हमने इतने अरसे से टीवी पे नहीं देखा है, लास्ट चीक था उनका। सो वो है। आई डोंट थिंक शी इज अंडररेटेड। आई थिंक एटलीस्ट मेरा तो ख्याल है अगर सनम बलोच किसी ड्रामे में होती है तो हम सबको देखना, एटलीस्ट हम उसकी 5-6 किस्तें जरूर देखेंगे। हमें पता है ओ सनम बलोच है तो कोई अच्छा ड्रामा ही होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि वो अंडररेटेड है। इट ऑल्सो देखिए सायरा शहरोज कितने अरसे से नहीं आई है टीवी पे। सो कभी कभी एक्टर्स खुद बैक स्टेप ले लेते हैं। मे बी उनको वो जो काम हो रहा है इस वक्त उनकी पसंद का नहीं हो रहा, या जो जो उनको पसंद है वो
वो कैरेक्टर उनको ऑफर नहीं हुआ. सो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यू नो. ओके, राबेल शाहिद, आपके सवाल हैं. पहला सवाल है, एनी आइडिया अबाउट ड्रामा धूप की दीवार? नहीं, मुझे पता है कि इट्स अ वेब सीरीज और ये बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता. आर आहद रतामीर एंड सजल अली परमानेंटली शिफ्टेड टू कनाडा? आई डू नॉट नो. आई एम सो सॉरी. हम इतनी टैपिंग नहीं रखते किसी भी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ पे. आपने देखा होगा हम लोग इतनी बात भी नहीं करते. वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो अदर प्लेटफॉर्म्स. सो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता राबेल, एंड आई एम सॉरी अगर मैं आपको सही जवाब नहीं दे सकी. अच्छा, अदील, मोहम्मद अदील का सवाल है, what is your honest answer about the sudden growth of Hum? Because in time of 2011 to 2013 it was at the top, I think, but for some time it gave not masterpiece, and 2018 it gave us most different love story and beloved couple, and Ehde Wafa crushed all the shows, and I watched first Hum drama Pyar Ke Sadke. So basically वो पूछ रहे हैं कि हम टीवी बीच में, जो मुझे सवाल की आपकी समझ आई है कि हम टीवी एकदम से राइज पे आया, फिर बीच में ऐसा हो गया था और अब दोबारा उसने किया. तो आई थिंक ये नेचुरल प्रोसेस होता है. उसमें हर टीवी चैनल, हर एक्टर, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है ग्रोथ का, ठीक है. एंड बहुत कम लोग होते हैं जो सस्टेन कर सकें ग्रोथ को. और दूसरी चीज ये भी होती है कि देखें, जब हम टीवी आया तो हम टीवी केम अप विद अ वेरी डिफरेंट, एक नई लुक, एक नई फील, एंड यू नो क्वालिटी बेहतर, इतनी चीजें, यू नो बहुत डिफरेंट चीजों के साथ आया. अब वो तो स्टेप 1 था, ठीक है, लेकिन स्टेप 2 उसके बाद ये कि जब आपने वो कर लिया तो आपको दोबारा मूव करना है. तो थोड़ा आई थिंक हम टीवी को स्टेप, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज लेने में थोड़ा टाइम लगा. वो आपको मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ, जैसे हम अपना प्लेटफॉर्म मैनेज करते हैं तो कई दफा हमारे साथ भी होता है, हम रियलाइज करते हैं कि ओ ये हम काफी दिन से कर रहे हैं, पहले तो फॉलोअर्स बहुत आते थे, अब नहीं आ रहे. देन वी रियलाइज कि अच्छा, अब इट्स टाइम टू ब्रिंग सम चेंज, इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज. हमारे फॉलोअर्स भी हमारी तरह मेच्योर हो रहे हैं. तो अगर हम पहले ABCD करते थे तो अब हमें EFG करना है, यू नो. सो ये प्रोसेस होता है. तो हम के साथ भी मेरा ख्याल है यही हुआ. एंड इट्स ऑलवेज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, एंड यू नो कोई चीज हिट होती है, कोई चीज हिट नहीं होती है. जब हम आया था तो हम बहुत नया कॉन्सेप्ट था, फिर उसके साथ और बहुत से चैनल्स आगे जिन्होंने उसको कंपटीशन दिया. एंड देन हमने फिर ऑफ कोर्स जब कंपटीशन आता है तो फिर आप और ज्यादा मेहनत करते हैं. एंड लास्ट ईयर और इस साल भी हमने बहुत से हिट ड्रामे हम टीवी से देखे. सो दिस इज व्हाट माय थ्योरी इज. आई कुड बी रॉन्ग आल्सो अदील, सो आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है. ओके, मेरे पास एक सवाल है. अस्मा रियाज कह रही है कि रेट योर top 7 male actors from Lollywood. Okay, I'm going to name them. I have not rated them. ये भी मुझे बड़ा मुश्किल लगा लेकर आने में. फवाद खान, अहमद अली अकबर, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, उस्मान खालिद भट्ट, ahad raza mir and Bilal Abbas. These are my favorite 7 लॉलीवुड एक्टर्स जिनको मैं किसी वक्त भी ड्रामा, जब आता है ड्रामा तो मुझे जरूर चेकआउट करना है, बिकॉज आई फील ये किसी अच्छे प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे होंगे. What do you think about people's perception about Mehwish Hayat? There is so much hatred about her. ये इंडियन फैन ने पूछा है. Okay, I think hatred is a strong word, but yes, she does get a lot of trolling जब भी वो कुछ पोस्ट करती है. मेरा ख्याल है इसलिए है क्योंकि Mehwish Hayat बहुत डिफरेंट है. She's a very confident, very self assured person. उनको नहीं फर्क पड़ता कि दूसरे क्या बोल रहे हैं या क्या सोच रहे हैं. वो शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन, एंड वो बाउंड्रीज को पुश कर रही है, ठीक है. पाकिस्तान, इंडिया जनरली आर कंजर्वेटिव सोसाइटीज. तो जब यहाँ पे कोई भी चीज उन बाउंड्री से बाहर होती है तो लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है. तो आई थिंक Mehwish Hayat के साथ भी ऐसा होता है. वो बहुत बोल्ड है, वो खुला बोलती हैं, और अक्सर जब आपको अगर कोई उनके फैन कुछ बोले या कोई नीचे कुछ बोले तो उसका जवाब भी देती हैं. सो इट्स अबाउट चेंज. ये चेंज हो रहा है. आई थिंक मतलब she owns who she is and she's being honest, and some people can't take it. इसलिए भी उसकी वजह से होता है कि उनको बहुत ट्रोलिंग मिलती है. अगर आप एक दो और हमारी एक्ट्रेसेस को देखें पाकिस्तान की, तो वो लोग इतनी स्ट्रांगली कोई जवाब नहीं देती, इतनी स्ट्रांगली वो किसी की साइड भी नहीं लेती, ठीक है. Mehwish Hayat ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स भी दी हैं, बहुत बोल्ड स्टैंड्स भी लिए हुए. बाकी लोगों ने शायद इतना नहीं किया. दे ऑलवेज स्टे इन बिटवीन, यू नो. सो मेरे ख्याल में ये भी एक वजह है. आई एम सॉरी, मैं जो मुझे समझ आ रहा है मैं जवाब दे रही हूँ. आई डोंट नो कि आप लोग इन आंसर से कितना सेटिस्फाइड हैं या नहीं. आप लोग जवाब में बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या ख्याल है. ओके, थर्ड क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू राइट अ ड्रामा स्टोरी एंड आई वांट यू गाइस टू हेल्प अस. क्या हम नया ड्रामा शुरू करें या हम एहदे वफा पार्ट 2 करें?
मुझे इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, फिर अगली बार हम अपने हीरो हीरोइन अपनी स्टोरी की बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो क्या ख्याल है? शुड वी डू इट? वी शुड कम अप विद अ ड्रामा जिसमें कोई सास बहू नहीं है, जिसमें कोई जेलसी नहीं है, जिसमें कोई अफेयर नहीं है, जिसमें 2 बीवियाँ नहीं है, बट इट्स अ रियली नाइस, फनी एंड इंटरेस्टिंग ड्रामा। सो आई वांट यू गाइस टू हेल्प मी राइट दिस ड्रामा। सो अपने कमेंट्स में अभी बताइए कि हम स्क्रैच से शुरू करें या हम एदे वफा पार्ट 2 लिखें। नंबर 4 पे हमारे पास है सबात। सबात पिछली बार नंबर 1 पे था और गिर के अब नंबर 4 पे आया है। क्यों? इसलिए क्योंकि सबात की इस बार की एपिसोड मतलब दर्दनाक तरीके से स्लो थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमने आधी एपिसोड सिर्फ हसन और अनाया को क्यों दिखाया है, और अगर दिखाया तो उसमें कुछ मकसद क्यों नहीं था, उसको कुछ बिल्टअप क्यों नहीं किया। मतलब डायलॉग्स इतने बोरिंग थे, इतना डल रोमांस दिखाया। सिर्फ लास्ट के जो 5 मिनट थे ना, या 15 मिनट, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें मिराल जो होती है वो डॉक्टर हारिस के पास जाती है, और डॉक्टर हारिस जब सेकेंड उसकी मीटिंग में उसको एडवाइस करते हैं, तो दैट वाज द ओनली पार्ट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। सो आई फील कि सबात इतना अच्छा जा रहा था और पिछली केस तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसके बाद एकदम से इसको इतना स्लो लेके गए एंड डिसअपॉइंटिंगली ये नंबर 4 पे गिर गया है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू यू एग्री विद मी? आप लोगों को सबात की एपिसोड अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी? उस्मान मुख्तार की एंट्री के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3 पे हमारे पास है मोहब्बत तुझे अलविदा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ ड्रामे इसलिए भी, जो मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, कुछ ड्रामे इसलिए भी हमारे टॉप 5 में आ जाते हैं या ऊपर आ जाते हैं क्योंकि बाकी ड्रामे अच्छा नहीं कर रहे होते। इसका मतलब ये नहीं होता कि ड्रामा इटसेल्फ इज दैट ग्रेट, बट बिकॉज कंपटीशन नीचे चला जाता है तो ऑफ कोर्स आपको चांस मिलता है कि आप ऊपर जा सकें। यही हुआ इस बार। कश्फ हमारे पास नहीं है, बिखरे मोती हमारे पास नहीं है, एक दो और हमारे पास नहीं है, क्योंकि उनकी एपिसोड्स में कुछ हुआ ही नहीं। कश्फ जहां खड़ा है वहीं खड़ा है और इतना रोना धोना, आई एम टायर्ड, लाइक वी नीड द स्टोरी टू मूव ऑन। पिछली किस और ये किस जो थी, इसको कंबाइन करके एक किस बनाया जा सकता था। मोहब्बत तुझे अलविदा की किस मुझे इंटरेस्टिंग लगी। थोड़ा वो कॉमेडी थी जाहिर की, जिसको जिसको देख के बहुत हंसी आ रही थी, मजा आ रहा था। सोनिया हुसैन फर्स्ट हाफ में मुझे उनकी ओवर एक्टिंग लगी, लेकिन फिर भी चलो मैं बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन सेकंड हाफ में उनका जो सीन था जिसमें वो अपने मियाँ से लड़ाई करती है और बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, दैट वाज सो पावरफुल। देन अगेन ऑफिस का जो सीन था उसमें मजा आ रहा था। तो बेसिकली वो जो एपिसोड थी ना वो इंटरेस्टिंग थी, आप बोर नहीं हो रहे थे उसको देख के। इसलिए मोहब्बत तुझे अलविदा इस बार नंबर 3 पे। देखना ये कि मोहब्बत तुझे अलविदा हमारे टॉप 5 में कितनी देर तक रहता है, मैं खुद भी यही सोच रही हूँ। इस बार एक्टर ऑफ द वीक मैं देना चाहूंगी यमुना जैदी को। आई थिंक इस बार के एपिसोड में यमुना जैदी ने इतना जबरदस्त काम किया है, मतलब आई वॉज अमेज्ड। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, कोई ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं थी, कोई बहुत चीखमदार रोना धोना नहीं था, लेकिन फिर भी यू कुड फील महाजबीन पेन जब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है डाइनिंग टेबल बैठ के। वो जो डायलॉग है, वो जो जिस तरह वो रो रही है और जिस तरह वो आंसू साफ कर रही है और वो बड़बड़ा रही है, महाजबीन यमुना जैदी डिड एन अमेजिंग जॉब देयर। आई थिंक उनके जो एक्सप्रेशंस की वैरायटी थी वो इतनी अच्छी थी। उसके बाद जब वो अपने बाप की बात सुन रही होती है पीछे से, जब बाप वापस आता है सरवर और मंसूरा से मिलके, और जब वो बोलता है तो उसके चेहरे पे इतना गिल्ट होता है, इतनी वो फीलिंग होती है कि मेरी वजह से मेरे बाप को इस दुख से गुजरना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब वो फोन हुआ, तो जब उसने अब्दुल्ला को वो फोन करती है, वो फोन कॉल की वक्त भी। सो ओवरऑल मुझे ना माजिबीन एक्चुअली एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगता है कि वो हमारी टेलीविजन की, पाकिस्तानी टेलीविजन की इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वो कहते हैं ना, सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा वैसे, क्योंकि ये इतना डिफरेंट कैरेक्टर है। आई डोंट थिंक हमने इससे पहले कभी भी इस तरीके का, इतना मजे का, सिंपल फनी बट येट कभी कभी इंटेलिजेंट बातें फेंकने वाला कैरेक्टर देखा है। और इसको जिस तरीके से यमुना जैदी निभा रही हैं, अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। सो इस बार एक्टर ऑफ द वीक गोज टू यमुना जैदी। इसके अलावा मैं मेंशन करना चाहूंगी मंसूरा अतीका उर्दू, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। मुझे उसी ड्रामे में जो उनकी पुप्पो बनती हैं, उनकी जब वो मंसूरा से बात कर रही होती है, उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में जो आंसू होता है और जब वो कहती है कि मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, I just love those expressions, so natural. And Vashma to of course is our favorite all the time. She did a great job. उसके अलावा मैं mention करना चाह रही हूँ सोनिया हुसैन को, जब उन्होंने मोहब्बत तुझे अलविदा के सेकंड हाफ में जो उनका रोल है वो बहुत जबरदस्त था। तो या मैंने सोचा कि कुछ लोग हैं ये एक्टर ऑफ द वीक में नहीं है, बट इनका काम इतना अच्छा था कि इनके बारे में जरूर बात करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स नीलम मुनीर, आई मीन आई एम वॉचिंग बिखरे मोती जस्ट बिकॉज ऑफ नीलम मुनीर। वो ड्रामा और कॉन्सेप्ट वैसे भी अच्छा है, लेकिन नीलम मुनीर
कि एक्टिंग इज सो गुड एंड शी इज लाइक, वो आती है ना तो एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है स्क्रीन पे. शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. सो यस, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन ऑल दीस पीपल फॉर देयर ग्रेट वर्क दिस वीक. नंबर 2 पे हमारे पास कौन है? We have a surprise for you. Can you guess? मुझे अपना guess आप comments में अभी लिख के बताइए कि इस बार नंबर 2 पे कौन है. I am giving you 10 seconds. Go and comment now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. नंबर 2 पे इस बार हमारे पास है दिलरुबा. दिलरुबा अभी तक हमारी टॉप 5 में नहीं शामिल हुआ, और अभी शामिल हुआ भी है तो डायरेक्टली नंबर 2 पे गया है. क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ. अगेन एक वजह ये भी है कि बाकी ड्रामाज आर नॉट डूइंग दैट वेल, सो इसलिए भी दिलरुबा ऊपर गया. नॉट दैट कि दिलरुबा इटसेल्फ इज सो स्ट्रांग, बट डेफिनेटली दिलरुबा की इस बार की एपिसोड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी. सनम की शादी हो गई है सेकेंड टाइम. सनम को ये पता चल गया कि जिस बंदे से उसकी शादी हुई है उसको धोखा दे रहा है, एंड सनम अपने लिए स्टैंड लेती है, फाइनली खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना. और फिर उसके अब्बा जी जो है वो इंटरफेयर करते हैं, सुसर जी, और वो उसको बड़े मजे का है कि वो कहते हैं मैं घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, तो मेरे बेटे को सीधी राह पे लाओ. खैर मुझे ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही बकवास लगता है कि बीवियों को बोला जाए कि वो अपने शौहरों को सही करें. भाई आपका बच्चा है, आपने क्यों नहीं किया? अब एक लड़की को लाके उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे. बट बेसिकली ओवरऑल एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग थी कि एक के बाद एक चीज हो रही थी और आप सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा. सो इसलिए मुझे दिलरुबा देख के मजा आया और इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए दिलरुबा नंबर 2 पे है. इस बार डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज टू फारूक प्रिंस फॉर प्यार के सदके. प्यार के सदके में इस बार बहुत डेवलपमेंट्स हुई, बहुत मजा आया देख के उसको. आई थिंक अगर एक ड्रामे में एक कैरेक्टर आपको सॉरी फील करा रहा है, आपको उसके लिए दुख महसूस हो रहा है, एक कैरेक्टर है जिसपे आपको शदीद गुस्सा आ रहा है, एक कैरेक्टर पे आपको इरिटेशन हो रही है, और एक कैरेक्टर ऐसा है जिसको देख के आप कह रहे हैं यार शुक्र है कोई तो वॉइस ऑफ रीजन है, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर. और इस बार प्यार के सदके की किस में भी यही हुआ. हमें मंसूरा पे शदीद गुस्सा हो रहा था, अब्दुल्ला पे हम इरिटेट हो रहे थे, और हमें वशमा से खुशी हो रही थी कि शुक्र है उसने अब्दुल्ला को पकड़ा, उसने बोला और माजिबीन तो ऑफ कोर्स, वो जो माजिबीन ने हमारे दिल को छुआ है जिस तरीके से, वो जबरदस्त था. सो बेसिकली उन्होंने ये 3-4 एंगल्स जो है ना वो एक साथ कंबाइन किए हैं कि वशमा को पता चल गया उसका रिश्ता आ रहा है, मंसूरा ने डिसाइड कर लिया कि वो सरवर का साथ देगी, और माजिबीन में ये चेंज आ गया कि वो कुछ भी करने को तैयार हुए अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए. तो स्टोरी ने, जो पिछले 3 हफ्ते से हम बोर हो रहे थे, स्टोरी ने एकदम से जंप लिया है. एंड जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से बुना है उसको, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. सो इसलिए डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज टू फारूक प्रिंस. नंबर 1, कैन यू गेस? ऑफ कोर्स इट्स प्यार के सदके. इस बार प्यार के सदके की एपिसोड फाइनली इट मूव्ड ऑन, एंड इतना मजा. खैर मजे से ज्यादा मुझे इरिटेशन हो रही थी, बट द फैक्ट वाज कि हम प्यार के सदके की एपिसोड देख रहे थे, हम बोर नहीं हो रहे थे. वी वर लाइक अच्छा मंसूरा का इतना टर्न, सर्वर की चाल जो है वो कामयाब हो गई, एंड देन अब्दुल्ला थोड़ा सा गिल्ट में जा रहा है, माजिबीन इज रियली डिप्रेस्ड एंड सैड. सो काफी चीजों की, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वशमा को पता चल गया. वशमा की एक्टिंग इतनी अच्छी थी, वशमा ने आके जो डंडा दिया है, इट वाज सो गुड, वी नीडेड इट, वी वांटेड टू सी इट. सो इस बार की एपिसोड बहुत जबरदस्त थी, बहुत मजा आया. गुस्सा चढ़ा था हमें अब्दुल्ला पे, और हमें मंसूरा पे इतना गुस्सा चढ़ा था कि भाई तुम क्या कर रही हो, तुमने क्या किया उस लड़की के साथ. सो वी हैड फन वॉचिंग इट. एटलीस्ट मुझे बहुत मजा आया प्यार के सदके की इस बार की एपिसोड देख के. सो इसलिए प्यार के सदके इज बैक ऑन नंबर 1 दिस वीक. तो जी आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इस बार की एपिसोड कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. और जब आप नोटिफिकेशन बेल को हिट करें तो वहां पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन. मेक श्योर यू क्लिक ऑल ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे. अच्छा, इससे पहले मैं थॉट ऑफ द वीक बताऊं, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इश्किया. कि इश्किया की मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूं कि वो इस बार टॉप 5 में नहीं आया, क्योंकि इश्किया की एपिसोड बहुत स्लो चल रही थी यार. क्यों, व्हाई? हमें इतना लंबा डेथ सीन दिखाने की क्या जरूरत थी? मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई हमना और रूमी के दरमियान क्या होगा, हमजा को किस वक्त पता चलेगा. फॉर श्योर शॉर्ट के अजीम को पता चल चुका है कि उसकी सच्चाई क्या है, रूमी के साथ क्या होगा. सो मेरे ख्याल में मैंने पहले नाम शायद गलत ले लिया बोलते बोलते में. सो अगर मैंने नाम ले लिया तो आई एम सॉरी, आई मेंट के हमजा, अजीम और हमना के दरमियान क्या होगा. सो मुझे इस बात का सिर्फ अफसोस है कि वो नहीं आ सका. अच्छा, थॉट ऑफ द वीक. थॉट ऑफ द वीक ये है, राज़े उल्फत आप में से जो देख रहा है,
तो मुश्क ने अपने माँ-बाप से झूठ बोल के कि मैं कंबाइंड स्टडी के लिए जा रही हूँ, वो कोमल उसकी जो दोस्त है सहबा उसके पास जा रही हूँ ये कहती है अपने माँ-बाप को, लेकिन एक्चुअली वो इर्तिज़ा के साथ अपनी बर्थडे मनाने जाती है। सो मैं आप सब लड़के-लड़कियों से पहला मैसेज लड़के-लड़कियों के लिए, दूसरा मैसेज माँ-बाप के लिए। पहले मैसेज लड़के-लड़कियों से ये कहना चाहूँगी, मुझे मालूम है कि कई दफ़ा माँ-बाप जो होते हैं बहुत कंज़र्वेटिव होते हैं। माँ-बाप की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को उस तरीके से समझ नहीं पाते और देख नहीं पाते। लेकिन माँ-बाप से झूठ मत बोलें। माँ-बाप से झूठ मत बोलिए क्योंकि माँ-बाप से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है और इसके रिपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको बहुत महँगे पड़ सकते हैं। अब जैसे मुश्क और इर्तिज़ा गए हैं, इर्तिज़ा मुश्क के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुश्क को कुछ हो जाए, तो उस वक़्त उसके माँ-बाप को पता चलेगा तो क्या होगा? उनका दिल कितना टूटेगा कि वो बेटी जिसके ऊपर ट्रस्ट करके और इतनी मेहनत से अपनी माँ उसकी माँ ने अपने कड़े बेचे उसकी एजुकेशन के लिए, हमने तुम्हें कॉलेज भेजा है एंड ये तुम कर रही हो। तो मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आपको कोई पसंद आए तो आप उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहिए, उसके ठीक है, आप फ़ोन पे बात करें, चलें, फ़ोन पे बात कर लें, लेकिन आप अगर किसी को पसंद करते हैं, तो भई उसको बोलें रिश्ता भिजवाए, सिंपल सी बात है। रिश्ता भिजवाए, अपने माँ-बाप को भेजिए और आपको आपको अपना बनाने के लिए मंगनी या बातचीत जो भी है वो कर ले। लेकिन आप माँ-बाप से झूठ क्यों बोल के जाएँ, ठीक है? माँ-बाप से झूठ बोल के जाएँगे, कोई भी बुरी चीज़ हो सकती है और उनका दिल टूटेगा तो उन्हें कितना दुःख होगा। तो ये ज़रा-सा ये बात ज़रूर दिमाग में रखें, इस बात को सोचें, इस बात के पे गौर कीजिए। और माँ-बाप से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें। अब दुनिया वैसी नहीं रही, बच्चे चेंज हो गए हैं। आपका ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि वो आपसे कोई भी बात कर सकें। कल उन्हें किसी भी चीज़ में मसला है, वो किसी भी प्रॉब्लम में फँसे हैं, तो दे शुड बी एबल टू कम एंड आस्क यू फॉर हेल्प। अब अगर हम सहबा की एग्ज़ाम्पल लें, सहबा कितने मॉड स्क्वाड फैमिली से आती है, इतने कंज़र्वेटिव नहीं है उसके पेरेंट्स, उसको हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन उसके माँ-बाप से उसका रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो जाके उनको बता सकती कि नोमी ने उसके साथ क्या किया है। नोमी ने उसको धोखा दिया है। तो और उसके पास कोई भी नहीं है, वो किससे बात करे? वो इर्तिज़ा से कितनी बात कर सकती है? और अब देखिए इसीलिए उसके कैरेक्टर की जो नेगेटिविटी है वो आ रही है। सो माँ-बाप के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना दिमाग चेंज करें, अपनी फिलॉसफी चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें बिकॉज़ दुनिया चेंज हो रही है। कोई भी चीज़ आपके बच्चों की सेफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। आपको अपने बच्चों पे बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके बच्चे सेफ एंड सिक्योर हों बिकॉज़ अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। और बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगी लड़के-लड़कियों को कि माँ-बाप आर द वन्स इन द एंड कोई मदद नहीं करता। दोस्त सब कुछ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन माँ-बाप हैं जो आपकी मदद भी करेंगे और आपके साथ एंड तक खड़े भी रहेंगे। सो आई होप मेरा लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं हो गया है और आप लोगों में से किसी के दिल को ये बात लगे और कुछ चेंज आ सके आप लोगों में, आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा भाषण कैसा लगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।